जब लाठीचार्ज स्टूडेंट्स पर किया जा रहा था, पुलिस की क्रिमिनल एक्टिविटीज ये पूरे पूरे उत्तराखंड ने देखा। पुलिस गुंडा बनी हुई थी, क्रिमिनल एक्टिविटीज पुलिस की थी, पुलिस के हाथ में बड़ी बड़ी ब्रिक्स थी, पत्थर थे। भविष्य को बर्बाद करने के लिए आपने मुकदमे लगा दिए, धारा 307 आपने लगा दी, बड़े बड़े ऑफेंस आपने स्टूडेंट्स पर लगा दिए। क्या वो ठीक था? क्या वो न्याय संगत था? बिल्कुल भी नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज स्टूडेंट को शहीद स्थल में शरण लेनी पड़ी। ये दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का, दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का। डराया और धमकाया। नमस्कार। ये जो हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उत्तराखंड में इतिहास कायम कर चुकी हैं। ये वो आंदोलन की तस्वीरें हैं जो लगातार आप ही नहीं, पूरा देश देख रहा है, पूरा राज्य देख रहा है कि पीड़ा क्या है, दर्द क्या है, पहाड़ों में गूंज क्या है। आज एक ही गूंज, बॉबी पवार की रिहाई और सीबीआई जांच। बॉबी पवार की रिहाई और सीबीआई जांच, ये आज वो 13 तारीख का दिन है जहां पर बॉबी पवार को कोर्ट परिसर में लाया जाएगा और वहां से उनको जमानत मिलेगी। अधिवक्ता है हमारे साथ जो लगातार इन बच्चों का हौसला बन के खड़े हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की सरपरस्ती में सबसे बड़ा हाथ उन लोगों का होता है जो इंसाफ की मूर्ति के सामने अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। आइए उन्हीं अधिवक्ताओं से बात करते हैं सीधी कि आज माहौल क्या कह रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस 5 और 6 बजे के वक्त का इंतजार ये युवा, ये यूथ जो कहीं ना कहीं मायूस नजर आ रहा है तो कहीं थका हुआ आ रहा है, क्योंकि लगातार बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं इन सर्द हवाओं में, इन सर्द मौसम में। रात हो या दिन हो, इनकी टांगे जवाब दे चुकी बैठे बैठे, मगर जवाब नहीं मिल रहा है वहां से जहां से इनको सुनने की एक आस है। हमारे साथ एडवोकेट विनोद हैं जो एक बेहतरीन काबिल तारीफ शख्सियत है, समाज सेविक से भी जुड़े रहते हैं और अधिवक्ता में जहां भी अत्याचार और उत्पीड़न होता है एक पैर पे एक आवाज पर खड़े हो जाते हैं। आज का दिन बड़ा अहम है, खासतौर से इन बच्चों के लिए जो एक इंसाफ की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, एक सत्याग्रह को लेके चल रहे हैं। बॉबी पवार की रिहाई के बारे में सबसे पहले जानना चाहूंगा, किस तरीके से देखते हैं आज जो इनका मंसूबा है, इनकी जो डिमांड है? देखिए, अगर हम इस पूरे प्रकरण को देखने की कोशिश करें, समझे स्टूडेंट्स की मांग क्या थी। स्टूडेंट्स की मांग भर्ती घोटाले में सीबीआई को लेकर थी। लगातार स्टूडेंट्स को मिसगाइड करने का काम सरकार के नुमाइंदों ने किया। लगातार प्रोटेस्ट को कुचलने का, आंदोलन को दबाने का काम सरकार के द्वारा कॉन्स्पिरेसी की गई। यहाँ सवाल बहुत महत्वपूर्ण आता है, जब लाठीचार्ज स्टूडेंट्स पर किया जा रहा था, पुलिस की क्रिमिनल एक्टिविटीज ये पूरे उत्तराखंड ने देखा। पुलिस गुंडा बनी हुई थी, क्रिमिनल एक्टिविटीज पुलिस की थी, पुलिस के हाथ में बड़ी बड़ी ब्रिक्स थी, पत्थर थे। जान से मारने का प्रयास स्टूडेंट्स को किया गया, केवल और केवल इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को दबाने के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद जैसे जैसे घटनाक्रम इसमें बदले, वो भी समझना होगा कि क्या क्या हथकंडे नहीं सरकार ने अपनाए इस आंदोलन को दबाने के लिए। ये समझने वाली बात है। दूसरी बात, ये भी कहा गया सरकार के द्वारा ही, सरकार के लोगों के द्वारा ये कहा गया कि उत्तराखंड को कश्मीर बना दिया गया। अरे भाई, हम पूछना चाहेंगे सरकार से, मुख्यमंत्री से, उनके नुमाइंदों से, आज आप छात्रों पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें आरोपित कर रहे हैं कि उत्तराखंड कश्मीर बन गया, जबकि आपके अपने लोग, आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, एबीवीपी के लोग वहां असामाजिक तत्व बन के आए और उन्होंने उस आंदोलन को कुचलने के लिए एक षड्यंत्र रचा। ये समझने वाली बात है। दूसरा, क्या पुलिस को ये राइट थे कि पुलिस पत्थरों से वार करे, अटैक करे बच्चों पर? ये समझने वाली बात है। क्या आप अपने उत्तराखंड के युवाओं को, उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए आपने मुकदमे लगा दिए, धारा 307 आपने लगा दी, बड़े बड़े ऑफेंस आपने स्टूडेंट्स पर लगा दिए। क्या वो ठीक था? क्या वो न्याय संगत था? बिल्कुल भी नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज स्टूडेंट को शहीद स्थल में शरण लेनी पड़ी। ये दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का, दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड का। डराया और धमकाया, इतना डराया धमकाया गया स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स को यहाँ पनाह लेनी पड़ी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये इतिहास में दर्ज है कि बीजेपी के लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ, मासूम बच्चों के साथ क्या किया, जिसे पूरा उत्तराखंड देख रहा है। अब सवाल ये आता है, जिन तहरा देश देख रहा है।
देश देख रहा है। जिन जिन 13 लोगों पर क्रिमिनल ऑफेंस लगा दिए गए, हम पूछना चाहेंगे, भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, लगातार भर्तियों में घोटाले आप कर रहे हैं, कोई अंकुश आपका प्रशासन पर नहीं है। बीजेपी के लोग लगातार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम पाक साफ हैं, हम पाक साफ हैं। अरे भाई, अगर तुम इतनी ईमानदार सरकार चला रहे हो, हम पूछना चाहेंगे बीजेपी के लोगों से, अगर इतनी ईमानदार सरकार चला रहे तो लगातार भ्रष्टाचार क्यों फैल रहा है? आज मजबूर हो के युवाओं को, ये कोई पॉलिटिकल मंच तो नहीं है, ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तो नहीं बैठे हुए। आज उत्तराखंड का युवा इस चीज को देख रहा है कि हमारे प्रदेश में हो क्या रहा है। अब जब हम लगातार इनके आंदोलन को समर्थन करने की, प्रोटेस्ट करने की जब बात आ रही थी, तो ये समझने वाली बात है, जब हम सपोर्ट कर रहे थे तो यहाँ कई स्टूडेंट ने ये कहा कि पता नहीं हम कई बार रात का खाना खा भी पाते हैं नहीं पाते। ये समझना सरकार को चाहिए। क्या मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो आके वार्ता कर पाते? ये सवाल बहुत बड़ा है अपने आप में। एक और युवा मर रहा है, आपने उन्हें जेल में डाल दिया, आपके पास इतनी फुर्सत भी नहीं है, आप केवल वो लग्जरी लाइफ को मेंटेन करने में लगे हुए हैं। आपके पास इतनी फुर्सत नहीं थी, आप एटलीस्ट आके इनसे बात तो कर लेते। ये एक बड़ा बड़ा दुख का विषय है, ये बड़ी सोचनीय पहलू है कि आपके पास इतनी फुर्सत नहीं थी। आप अपना यूथ, आपका अपना उत्तराखंड का यूथ, आपका यूथ, आप उनसे वार्ता करने में भी फेल हुए। लगातार हथकंडे आप अपना रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी आप चल रहे हैं, कभी कोई टूल्स आप छोड़ने का काम कर रहे हैं, कोई टूल्स आप छोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से कोई ना कोई हथकंडा ऐसा अपनाया जाए जिससे आंदोलन खत्म हो पाता। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा सभी छात्रों को, इन स्टूडेंट्स को, इन्होंने पूरी मेहनत के साथ और मेहनत के साथ साथ हौसले और जज्बे के साथ इस आंदोलन को खड़ा करने का काम किया। हम इन्हें सलाम करते हैं। और जहां तक रिहाई की बात है, पहली बात तो वो अरेस्टिंग ही इलीगल थी। देखो, ये समझने वाली बात है। अरे भाई, पत्थर मारें आप, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी करें आप, और उसके बाद छात्रों को आरोपित करें। पहली बात तो क्रिमिनल एक्टिविटी स्टूडेंट्स के खिलाफ बनती ही नहीं थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात आता है, आपने धारा 307 लगाई, वो हटी, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने पूरा षड्यंत्र तो रचा फंसाने के लिए। अब बात आती है, जब भी सरकार के नुमाइंदे कहीं फंसते हैं, लीडर्स कोई फंसते हैं, तब भी तो आप मुकदमे वापस लेते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे उत्तराखंड गवर्नमेंट हो। तो पहली बात तो मुकदमे लगाए ही गलत गए, इस बात को सब समझते हैं। पुलिस को कोई राइट नहीं था लाठीचार्ज करने का और बच्चों पर पत्थर मारने का। ये सवाल बहुत बड़ा है। आप कश्मीर की बात करते हैं कि उत्तराखंड कश्मीर बन गया। बच्चों को भड़काने का, स्टूडेंट्स को उग्र करने का काम किसने किया? सरकार ने किया। सरकार के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि आप वार्ता कर पाते। मैं फिर एक बात को, पहले भी मैंने इंटरव्यू में ये बात कही है, कोई भी समस्या अगर होती है तो उस समस्या का हल क्या होगा? शांति से वार्ता होगी, आप बैठेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, भाई क्या बात है आप हमें बताइए। दूसरा, जब भ्रष्टाचार इस कदर उत्तराखंड में फैल चुका है कि आज स्टूडेंट को निकलना पड़ा, एक आवाज, एक रोशनी उन्होंने फैलाने का काम किया। हम इन सबको बधाई देंगे। पहली बात, मैं जोर देके इस बात को कहूंगा कि मुकदमे बनते ही नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं बनते थे। अगर मुकदमे बनते थे तो पुलिस पर बनते थे। मैं फिर कह रहा हूं और मैं जोर देके इस बात को कहूंगा, मुकदमे पुलिस के खिलाफ बनते, ना कि इनके खिलाफ। और अगर मुकदमे बने हैं तो हम केवल रिहाई की बात नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि उन 13 स्टूडेंट्स पर मुकदमे वापस लिए जाएं, ना कि आज जो बेल हो रही है वो भी गलत है। सरकार को चाहिए था, जो आपने गलती कर दी थी आप माफी मांगते। क्यों नहीं मुख्यमंत्री ने ये बात स्पष्ट करी? और दूसरी बात, आपने इधर उधर से फालतू के बेरोजगारी संगठन को उठा के आपने कहा जी हमारी वार्ता हो गई, जबकि स्टूडेंट्स लगातार कह रहे वो हमारा संगठन नहीं था। यानी कि सीधी सी बात है, आप लगातार चाले खेल रहे हैं, आप शहमात का खेल अपने स्टूडेंट्स के साथ खेलने का काम कर रहे हैं, बस केवल किसी भी तरीके से इस आंदोलन को कुचल दिया जाए। यही रणनीति सरकार की थी। मैं फिर कहना चाहूंगा, हम बधाई देंगे स्टूडेंट्स को। जितनी हिम्मत, हौसला जो स्टूडेंट्स ने दिखाया वो काबिले तारीफ है, और सरकार की चूल्हे हिलाने का काम किया। शुक्रिया। हमसे बात एक और अधिवक्ता है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। साहब, जो न्यायालय की प्रतिक्रिया है वो बाखूबी आप लोग ज्यादा जानते हैं, आम जन, आम बच्चा इन चीजों से घबराता है। अगर एक मोटर बाइक का भी चालान हो जाता है तो उसमें भी बच्चों के अंदर डर पैदा हो जाता है। ये लड़ाई तो बड़ी है। आज की शाम का जो मंजर है बॉबी कुमार की जमानत को लेकर, और जो 13 अभियुक्त वहां हैं जिनकी जमानत होनी है, उस पर किस तरीके से दृष्टि डालेंगे और क्या आश्वासन देंगे? मेरा ये कहना है, जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने बताया कि ये पहले बात तो ये मुकदमा उन स्टूडेंट पे बनता ही नहीं है। लाठी मार रही है पुलिस, पत्थर मार रही है पुलिस,
और मुकदमे कर दिए इन बेचारे स्टूडेंट पर। ये क्या मांग कर रहे हैं? ये एक ही तो मांग कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती घोटाला हो रहे हैं, इसकी वे सीबीआई मांगी तो कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? और अब इनकी मांग ये है कि जो इनके बड़े भाई, जो इनके संरक्षक पिता तुल्य बॉबी पवार है, उनकी रिहाई होनी चाहिए। वो जब बाहर आ जाए, वो इन्हें लीड करेंगे, वो इन्हें बताएंगे कि करना क्या है। क्या लगता है कि शाम को बॉबी पवार की रिहाई के चांसेस कितने देख रहे हैं आप, क्योंकि आप अधिवक्ता हैं? जी, ये तो वो है कि संज्ञान लेना है इसे प्रशासन को और कोर्ट को। अगर इन्होंने, मैंने सुना है कि बेल डाल रखी थी, लेकिन बेल उनको मिली नहीं है। उनमें से 6 लोगों को बेल मिली थी, वो भी एक प्रवेश पत्र दिखाकर कि इन्होंने पेपर देने हैं, बाकी 7 लोगों को रिहा नहीं कर रहा था। तो इन्होंने एकता दिखाकर उन 6 लोगों के भी बेल बॉन्ड दाखिल नहीं करे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निकलेंगे तो 13 के 13, रहेंगे तो 13 के 13। और मेरा ये कहना कि हो सकता है कि संज्ञान लेकर सीजेएम साहब हाई कोर्ट को संज्ञान ले ले और बॉबी पवार को बाइज्जत बरी कर दे। जिस तरीके से आप आज की लगातार तस्वीरें देख रहे होंगे कि हम कोर्ट परिसर में हैं और कोर्ट बार एसोसिएशन के जितने भी वकील हैं, जितने भी इस कोर्ट परिसर के वकील हैं, वो इनका कहीं ना कहीं हौसला भी बन के खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बात भी रख रहे हैं शासन प्रशासन के सामने। वो शाम का मंजर क्या है होगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा समाचार इंडिया पर, वो भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते ही रहेंगे।